सो गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? भगवान से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। मैथ्स की, जैसा कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर निर्वाण सीरीज चल रही है और ये जो निर्वाण सीरीज है क्लास 10th के लिए है। इस निर्वाण सीरीज के अंतर्गत मैं सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, आईटी को छोड़कर, जितने भी आपके जो ऑल ओवर सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, उनके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। ठीक है। इसके पहले मैं पार्ट ए मैथ्स का आपको दे चुकी हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आए। सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। बस निवेदन इतना है कि 8 बजे के बाद कॉल करा करें, 8 साढ़े 8 के समथिंग। उसके बाद आप कॉल किया करें, है ना? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी बच्चे इस सीरीज से जुड़े। मैथ्स बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिर कह रही हूँ, ऑन कैमरा कह रही हूँ कि आपने इतना कर लिया, आपकी नैया अच्छे से पार हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर आपको, जैसे आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा, आज मैं फिर पढ़ाऊंगी। ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो कॉल करके आप लोग बोलते हैं ना, उसको कमेंट्स में लिख दें, है ना? तो अच्छा रहेगा। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। समय को अपन वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये आपको इक्वेशन दी है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा की आपको वैल्यू बतानी है। देखिए, जब आपने ये सवाल सॉल्व किए हैं, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं पेन का। ठीक है। तो उस ये जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, तो वो होती है एक्स स्क्वायर बी एक्स सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है। ठीक है। अब उसमें पूछ रहा है सम ऑफ जीरो। ये देखिए मैंने लिख भी रखा है, सम ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा बीटा। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्यूशन निकालते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। याद आ रहा होगा आपको? नहीं भी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे जब इसके रिगार्डिंग अपन सवाल करेंगे, अब समझ लेना। अभी आप समझ लीजिए, जिनको जिनने कर रखे हैं सवाल अच्छे से, उन्हें तो आ गया होगा, लेकिन नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा का जो फॉर्मूला होगा वो सी अपॉन ए। अगर इसकी जगह वो पूछ लेता सम ऑफ द जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा व्हाट? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तब आपका आंसर माइनस बी अपॉन ए होता। ठीक है। अभी आपसे उसने प्रोडक्ट पूछा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो मैंने वो नहीं लिखे। मैंने सोचा बच्चों को समझा दूंगी। तो इसका आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? सी अपॉन ए। देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है, और जो नहीं हो पा रही जिससे मैथ्स, तो उनको तो सारा खेल एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस जो अपने क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मेज द कॉलम है, इनसे ही पिक्चर थोड़ी अपनी सुधारनी पड़ेगी। तो जनरली बच्चा सवाल तो कर लेता है, लेकिन ये क्या, थोड़े से थ्योरेटिकल फॉर्म में दिए हुए होते हैं, समझ समझ के करने होते हैं। आप इनमें से क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो आप, इसके रिगार्डिंग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना? अगर मान लो, देखो, ऐसा हो सकता है वो अल्फा बीटा ना पूछ के आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ ले, तो मैं तो आपको दोनों चीज बता रही हूँ ना। अल्फा प्लस बीटा पूछे तो माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा पूछे तो सी अपॉन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू एज अ रूट। अब देखो, आपने जब ये सवाल करे होंगे, तो इन रूट्स क्या होती है मैं ये बताना चाह रही हूँ। रूट एक्चुअली एक प्रकार से एक्स की वैल्यू ही है, एक्स की वैल्यू ही है। एक हमें ऐसे यहाँ पर एक्स का ऐसा मान रखना है, यहाँ सब में आपको एक्स दिख रहा है, उस यहाँ पे तो आपको दिया हुआ है 2, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ होता क्या है। एक्स की ऐसी वैल्यू
जो इस इक्वेशन में हम रख दे किसी इक्वेशन में, तो वो पूरी इक्वेशन का वैल्यू 0 कर दे। तो ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि हम ये 2 कौन सी इक्वेशन में रखें कि वो 0 हो जाए, है ना? तो ये तो हमें करके देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं डायरेक्ट बता दूंगी तो मजे नहीं आएंगे आप लोगों को। करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपन पहले वाले में रखते हैं 2, x की वैल्यू रखते हैं अपन 2। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 8 प्लस 5, ठीक है। 5 प्लस 4 9 माइनस 8, तो ये तो 1 आ गया। तो ये तो होने से रहा, 0 आना चाहिए। चलिए सेकंड में रख के देखते हैं अपन। 2 स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 माइनस 12, ये 0। कितना हो गया 10 माइनस 12, ये माइनस 2 आ गया, ये भी होने से रहा। आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 2 की पावर, ये x की जगह हम क्या लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 8 और 6 कितना हो गया 14। 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 माइनस 14, मतलब यहाँ कितना आ गया 0। तो हम कौन सी इक्वेशन में रखेंगे इसको, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो वो ये इक्वेशन हो जाएगी। जहां पर ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरी थे वहां पर मैंने लिखे। जैसे यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं होते तो किस में रखते आप लोग, है ना? तो अब इसको करने से तो कोई मतलब है नहीं। दो तो ऑप्शन ऐसे देगा नहीं कि जिसकी वैल्यू 0 हो जाए। और अगर गलती से वो दे भी देते हैं तो वो सवाल डिलीट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सवाल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के दो आंसर नहीं हो सकते। या तो वो आपको बोनस नंबर देगा या सवाल को हटा देगा। चलिए, सीरीज अच्छी कर लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन के बिना पेपर नहीं छपेगा। क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए 11 टर्म ऑफ द एपी, आपको 11 टर्म निकालनी है। आपको ये एपी मतलब एक श्रृंखला पूरी दी हुई है। ये फॉर्मूला है, कॉपी पेन लेके बैठे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस 10d, ठीक है। पूरा ही रफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय ही समय, आपके पास भी मेरे पास भी। चलिए, अब आपके पास नहीं होगा लेकिन मेरे पास तो है, मुझे पढ़ाना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस 10d, ये फार्मूला होता है किसी एपीस को निकालने के लिए। हमें कौन सी फॉर्म निकालनी है 11th फॉर्म, तो हम 11 रख देंगे। ठीक है, अब ये जो हमें एपी सीरीज यहाँ दी है कैसे दी हुई है देखते हैं। -3 -1/2 2, ये आपकी A1 A2 A3, है ना? ये सवाल एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। ये आपकी सीरीज हो गई। तो इसको A1 भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। अब हमें यहाँ ए तो है, डी पता नहीं है, तो डी के लिए हम क्या करेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है अपने पास, देखो A2 कितना दिया जल्दी से देख के बताओ। मन मन में सोच के बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, मुझसे पहले सवाल क्या करो। A2 कितना है माइनस का 1/2 है। A1 कितना है -3, ये -3 हो गया। माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 3/1। 2 एलसीएम आ गया, डिवाइड किया 1 आया 1, यहाँ 6 आया, तो कितना आ गया 5/2। मतलब आपके पास डी कितना आ गया 5/2। ए कितना है आपके पास -3 प्लस 10, ये कितना आ गया 5/2। ठीक है, ये -3, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 3 4 5, ये आ गया आपका 22। इसका आंसर होगा 22। तो ये आपको ऑप्शन देगा कैसे, मान लो दे दिया -22, बी दे दिया आपको 20, सी दे दिया आपको 22 और डी दे दिया कुछ भी मान लीजिए -11। तो आंसर क्या आया 22। क्लियर है? अब आप थोड़ी सी मशक्कत करो, थोड़े से खुद भी प्रैक्टिस करो, सीरीज बनाओ,
सवाल को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर सीरीज बनानी नहीं आ रही है तो बुक खोलो, उसमें भी दिए हैं। उसमें नहीं बन रहे तो सैंपल पेपर्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। करने का सोचो तो सही आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू solid hemisphere of some base radius are joined together along their base, their cover their curved surface area of these new solid। दो अर्ध गोले गोले से आपको दिए हुए हैं, जैसे कैसे बताऊं, ऐसे बताती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। इस तरीके से कुछ गोले हैं, ठीक है। अब इसकी जैसे मैंने आपको बताया एरिया, एक का कितना होता है, दो दिए हैं आपको, एक का होता है 2 पाई r स्क्वायर। फॉर्मूला लिखे हैं आप कॉपी में। ये दूसरा हो गया, कह रहा है दोनों को जोड़ दो भैया आप, तो दोनों को जोड़ देंगे आप, तो जोड़ दो भैया, क्या दिक्कत है। ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। लास्ट टाइम एनसीईआरटी में, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है स्टैंडर्ड बुक का, ठीक है। तो आप आ गया होगा समझ में। चलते हैं आगे। देखिए, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर if ऑफ द फॉर्म, क्या है क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन का मीनिंग, फॉर्म द सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर if ऑफ द फॉर्म। कोई सा इंटीजर लेना है आपको, और उस इंटीजर की वैल्यू आपको ऐसी कौन सी होगी इन सब में से जो हमेशा इवन नंबर में आए। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6, है ना, ये आपको पता है। तो इनमें से एक फॉर्म ऐसी है कि जिसमें हम इंटीजर रखें, कोई सा भी इंटीजर पूर्णांक रखें, तो हमेशा कौन से फॉर्म में आना चाहिए, आपके इवन फॉर्म में आना चाहिए। रख के देखते हैं, देखो 1 रखा, यहाँ पे रखा 1 + 1, ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ रखते हैं हम, क्या 1 रखते हुए चल रहे हैं, यहाँ पे 1 रखा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं 1, 2 + 1, है ना, तो कितना हो गया ये, 2 + 1 3 + 1, सॉरी 2 + 2, ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ तो आपको 2 दिख रहे हैं, अब नेक्स्ट रख के देखते हैं हम, यहाँ 2 हो गए ना, तो 2 तो हो नहीं सकते, दूसरा रखते हैं, 2 रखते हैं, तो यहाँ 2 आ गया। फिर हम यहाँ 2 रखेंगे, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर हम यहाँ 2, किसका 2 रखते हुए चल रहे हैं, यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ रखेंगे 2 × 2 + 1 कितना हो गया, 5। किस नंबर में चाहिए हमें, इवन में चाहिए। इवन कौन से, 2 4, देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे ऑप्शन। 3 रख के देखते हैं, ये 3 यहाँ रखते हैं हम, 3 + 1 = 4। अब यहाँ रखते हैं हम 2 × 3 = 6, यहाँ रखते हैं हम 2 × 3 + 1, 3 2 6 + 1 = 7, ठीक है। अभी भी आप देखो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, मतलब और रख के देखना पड़ेंगे अपने को। मतलब एक ही इसमें से कोई सी डिजिट है जो क्या होगी, हमेशा क्या लाएगी, इवन नंबर लाएगी। अभी भी 2 2 3 3 में आ रहे हैं। अब 4 रख के देखते हैं अपन, है ना। अब अपन क्या रख के देखते हैं, 4 रख के, 4 रख के देखेंगे तो m = 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये तो हमेशा क्या हो रहा है, ये 1 है, ये क्या हो रहा है, ये तो हमेशा ओड नंबर ला रहा है, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी ओड आ गया। अब यहाँ अगर हम 5 रखते हैं, कोई सा भी अगर हम रख देते हैं, 7 रख देते हैं, तो इसकी पिक्चर भी खत्म हो जाएगी। यहाँ हम दूसरी संख्या रख के देखते हैं, 2 × मान लो हम रखते हैं 7, हमेशा कौन सा नंबर आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। हम यहाँ 8 रख दें तो 16, हम यहाँ 9 रख दें तो 18। मैंने इतनी सारी रामायण इसलिए गई कि एक ही फॉर्म में सारे आपको इवन नंबर आने चाहिए रखने से। कोई सा भी नंबर रख दो, इवन आप 1 भी रख दो तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। आपको इंटीजर रखना है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2m। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? मतलब एक फॉर्म ऐसे बतानी है जिसमें कोई सा भी नंबर रखे ना तो वो इवन में आना चाहिए, है ना? अब इसमें भी कहीं कहीं आ गए, लेकिन हर नंबर में नहीं आ रहा है, हर नंबर में सिर्फ इसी में आ रहा है। ठीक है, कोई सा भी नंबर रख लेना आप फुर्सत में। चलिए आगे। अब इसी के अपोजिट आपका ओड निकालना है ना? ये सवाल आपको करना है, इसमें से कौन सा होगा सही। इवन वाला मैंने बता दिया, एक आपको होमवर्क करना है। नहीं बनता तो आप मुझे इस पे मैसेज करना। 7। ठीक है, आप इस पे मुझको मैसेज कर सकते हैं 9516330732। अब करना कुछ भी नहीं है, जैसे वहां पर आपने क्या रखा था, इवन नंबर निकाला था, यहाँ पर हमको ओड निकालना है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ओड निकालना है। क्या निकालना है, ओड। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख लो, यहाँ 1 रख के देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। ठीक है, आंसर तो 2 मिनट में बता दूंगी, लेकिन मेहनत करो। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हम 70 और 125 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 70 में कितना बचना चाहिए? 5। और इसमें कितना बचना चाहिए? 8। तो सबसे ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एचसीएफ करना होता है, लेकिन उसके पहले आप माइनस कर ले। यहाँ माइनस करेंगे कितना बचेगा? 65। यहाँ माइनस करेंगे तो करो भैया, 7 7। ठीक है, हम इनका क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। ये 65, ये 117 किससे जाएगा? 6। 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, 13 1 जा 13, ये 3 से चले जाएगा, है ना? 3 1 जा 3। ओके, ठीक है। एचसीएफ जो दोनों में हो हमें वो लेना है, तो 13। 13 ऐसी संख्या होगी जिसमें हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो कौन कौन से इसके शेषफल रिमाइंडर बच जाएंगे? 5 और 8। विश्वास ना आए तो करके देख लो, है ना? करके देख लेना फुर्सत में, 13 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, आपको दो इंटीजर दिए हैं, कौन कौन से? ए और बी आर रिटन एज, ए कैसे लिख रहे हैं वो? ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। एंड बी कैसे लिख रहे हैं वो? बी लिख रहे हैं एक्स वाई क्यूब। एक्स वाई कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। आपको एचसीएफ निकालना है ए और बी का। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे करके एचसीएफ निकाले, कोई आवश्यकता नहीं है। एक्स को कितने, ए इज इक्वल टू कितना दिया है? एक्स की पावर कितनी दी है अपने को? 3। वाई की पावर कितनी दी है अपने को? 2। ठीक है, एक्स की पावर कितनी दी है? 3 दी है। ठीक से लिख देते हैं थोड़ा सा। एक्स की पावर 3, 1 2 3, वाई की पावर 2 2 हो गया। अब बी इज इक्वल टू एक्स की पावर ओनली 1, वाई की पावर कितनी दी है? 3। 1 2 3। यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ में हम क्या लेते हैं जो दोनों में हो। एक एक्स ये रहा, एक वाई ये रहा, और एक और वाई ये रहा, मतलब एक्स वाई स्क्वायर। इसका आंसर आएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझने लायक है। जस्ट माइक गिर गया भैया सवाल देख के। क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इनरेशनल नंबर, रेशनल और इनरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन गुणा करने पे हमें कौन सी डिजिट मिलेगी? ऑलवेज इनरेशनल रहेगा, ऑलवेज रेशनल रहेगा,
या रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, या हमेशा वंस होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना? जैसे कि 3/4, जो आपकी इच्छा हो। और इरेशनल √3। ठीक है। अब वो कह रहा है हम जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, कोई सा भी लिख सकते हैं आप। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। तो ये नंबर जब हमें मिलेगा, हमेशा इसी तरह से नंबर मिलेंगे आपको। रेशनल और इनरेशनल का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमेशा आपको ऐसे ही नंबर मिलेंगे। तो अभी किस में कन्वर्ट हो गया आपके? इनरेशनल नंबर में। तो ये हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। ऑलवेज बी इरेशनल नंबर। मुझे लगता है ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मैं बहुत मेहनत से ये क्वेश्चंस बना रही हूँ। आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।